हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। शुंग राजवंश। महान अशोक के मृत्यु के साथ ही विशाल मौर्य साम्राज्य तथा उसकी सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था योग्य शासक के अभाव में धराशायी हो गई। पूरी तरह जो इतना विशाल मौर्य साम्राज्य था वो शीघ्र ही समाप्त हो गया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को समाप्त करके उसी के प्रधान सेनापति था पुष्यमित्र, उसने उसको मार करके 184 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना की जो इतिहास में शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था उसको मार करके मौर्य वंश को समाप्त कर दिया और नए राजवंश की स्थापना की थी। हर्षचरित में भी इस कथन की पुष्टि होती है। हर्षचरित में बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल अर्थात निर्बल बुद्धि वाला कहा गया है और कहा गया है कि उसके शासन काल में राजदरबार में दो परस्पर विरोधी दलों मंत्री और सेनापति के दलों का विकास हो चुका था। प्रांतीय राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए थे, बाहर से शत्रुओं के आक्रमण भी होना शुरू हो गए थे, तो बहुत पूरी तरह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और ऐसे समय में जब सेनापति के सामने जब संपूर्ण सेना के सामने जब सम्राट सेना का निरीक्षण कर रहा था तो सेनापति ने संपूर्ण सेना के सामने सम्राट को मार डाला और किसी भी सैनिक ने इसका प्रतिरोध नहीं किया। डॉक्टर जो वीसी पांडे हैं वो मानते हैं कि मौर्य वंश के अंत को ब्राह्मण प्रतिक्रिया माना है। उनका मानना है कि क्षत्रिय देश के शासक और संरक्षक थे, लेकिन अहिंसावादी बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के वो अपने कर्म से विरक्त हो गए थे और निवृत्त मार्गी हो गए थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो देश की सुरक्षा थी, संस्कृति थी और धर्म खतरे में पड़ गया था। इस कारण से जो ब्राह्मण वर्ग है वह आगे आया और उसने क्षत्रिय धर्म का निर्वहन किया, लेकिन अन्य विद्वान इसको स्वीकार नहीं करते और वो ये मानते हैं कि अयोग्य और दुर्बल मौर्य सम्राटों के जो शासन है उससे प्रजा तंग आ चुकी थी, पूरी तरह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट का वध कर दिया और स्वयं मगध के सिंहासन पर बैठ गया। शुंग वंश का जो इतिहास है उसको जानने के लिए हमें अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। इसमें पहला आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में पुराण, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम तथा दिव्यावदान प्रमुख रूप से हैं। इनके द्वारा हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों में अयोध्या का लेख जिसे पुष्यमित्र का जो राजा था धनदेव उसने लिखवाया था, उससे हमें मालूम पड़ता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। बेसनगर का लेख यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है तथा गरुण स्तंभ इस पर उत्कीर्ण है। तीसरा है भरहुत का लेख। इसे भरूच की जो स्तूप है इसकी वेष्टनियों पर उत्कीर्ण है, इससे मालूम पड़ता है कि यह स्तूप शुंगकालीन है। उसके अतिरिक्त कौशाम्बी, अयोध्या और मथुरा आदि से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनसे भी हमें तत्कालीन शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है शुंग कौन थे। यह प्रश्न बहुत विवादास्पद है। इस संदर्भ में इतिहासकार एक मत नहीं है। प्रारंभ में जो डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री हैं उन्होंने शुंग राजाओं के अंत में जो मित्र शब्द मिलता है, जैसे पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वग्निमित्र, वसुमित्र, जो मित्र शब्द मिलता है उसको देखकर उन्होंने क्या माना है कि पारसिक, उनको ईरानी या पारसिक माना है। उनका मानना है क्योंकि पारसिक लोग मित्र यानी सूर्य की पूजा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही अपने मत का त्याग कर दिया और उनको ब्राह्मण घोषित किया। तो निसंदेह यह माना जाता है क्योंकि पुराण आदि जो है पतंजलि की महाभाष्य है, अष्टाध्यायी आदि, इन सब से यह ज्ञात होता है कि
जो शुंग वंश था वो कहाँ से थे, ब्राह्मण थे। वो बात अलग है कि चाहे उनको हम उनका काश्यप गोत्र हो या भारद्वाज गोत्र हो, वो किसी भी गोत्र को हो, लेकिन निसंदेह वो क्या थे, ब्राह्मण थे। पतंजलि के महावास्य से ज्ञात होता है कि वो भारद्वाज गोत्र से संबंधित थे। अब आता है कि अगला जो प्रश्न उठता है कि पुष्यमित्र शुंग कौन था। पुष्यमित्र शुंग जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, नया राजवंश जिसने मौर्य वंश को समाप्त करके नए राजवंश की स्थापना की, उसका प्रारंभिक जीवन क्या था। तो इसके पुष्यमित्र शुंग के आरंभिक जीवन के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल दिव्यावदान से यह ज्ञात होता है कि पुष्य धर्म का पुत्र था। सभी साधन, चाहे वो पुरातात्विक साहित्य हो, उसके इतिहास का प्रारंभ सैनिक जीवन से करते हैं कि वो सैनिक था, बाद में सेनापति बना, तो इससे उसके जीवन की यात्रा शुरू करते हैं। क्योंकि जैसा कि दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि एक दिन सेना का निरीक्षण करते समय मौर्य शासक बृहद्रथ की पुष्यमित्र ने धोखे से हत्या करवा दी थी। पुराणों, बाणभट्ट के हर्षचरित में भी इस घटना का उल्लेख है। पुराणों में सेनानी पुष्यमित्र बृहद्रथ की हत्या कर 36 वर्षों तक राज्य करेगा, ऐसा उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में भी इस घटना का वर्णन किया गया है। पुराण, हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम सभी में पुष्यमित्र के लिए सेनानी अथवा सेनापति उपाधि का प्रयोग किया गया है, पर किसी ने भी उसके लिए राजा उपाधि का प्रयोग नहीं किया, जबकि उसका जो पुत्र है अग्निमित्र उसको राजा बताया गया है। तो उससे स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने वह सेनापति था बृहद्रथ का, और राजा होने के बाद भी उसने सेनापति की उपाधि का परित्याग नहीं किया था। उसका जो पुष्यमित्र का कार्यकाल था वो 184 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आता है कि उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उसने क्या क्या कार्य किए थे। तो सबसे पहले आता है पुष्यमित्र शुंग के लिए कि उसने सबसे पहले साम्राज्य को संगठित किया। उसकी पहली उपाधि थी साम्राज्य को संगठित करना। पुष्यमित्र शुंग ने रक्त से अपना राज्य प्रारंभ किया था। रक्त का यानी कि बृहद्रथ को मार करके, और रक्त से ही इसको कायम रखा। पुष्यमित्र ने जब बृहद्रथ की हत्या की थी तब मगध राज्य की स्थिति बहुत शोचनीय थी। मगध को आंतरिक और बाह्य संकटों का, दोनों ही संकटों का खतरा था। कलिंग, महाराष्ट्र और आंध्र में, जैसा कि पहले ही बताया था कि प्रांत स्वतंत्र होने लगे थे, इसमें कलिंग, महाराष्ट्र और आंध्र आदि स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। और भी प्रांत स्वतंत्र होने की स्थिति में रहे, स्वतंत्र होने को कोशिश कर रहे थे और मगध साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे। सीमा प्रांतों पर पूर्ण आधिपत्य न होने के कारण क्या हुआ, यूनानियों का खतरा बढ़ता गया। दूसरा क्या हुआ कि यूनानियों का खतरा बढ़ता गया। तो ऐसी विकट परिस्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर, जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, यानी कि विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा की, और वहीं दूसरी ओर उसने देश में शांति और व्यवस्था कायम की तथा वैदिक धर्म और आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे उनकी पुनः स्थापना की। यही उसकी महानता का रहस्य है और इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। इसके अलावा अवंती का जो राज्य था वो मगध से दूर होने के कारण पाटलिपुत्र से उस पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया था। तो पुष्यमित्र ने क्या किया कि विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और अपने पुत्र अग्निमित्र को वहाँ का उपराजा के रूप में नियुक्त कर दिया, और उसने अपना एक और प्रतिनिधि कौशल राज्य में भी नियुक्त किया। तो इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य को संगठित करके केंद्र को शक्तिशाली बनाया, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की और देश को विदेशी आक्रमणों से बचाया। दूसरी उपलब्धि है उसकी विदर्भ युद्ध। पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल की
प्रमुख घटनाओं में से यह एक घटना मानी जाती है, विदर्भ युद्ध। ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है और इसका सबसे ज़्यादा जो हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है मालविकाग्नि मित्रम में। जो कालिदास की रचना है उसमें इस घटना का उल्लेख किया गया है। मालविकाग्नि मित्रम के अनुसार पुष्यमित्र के काल में दक्षिण में विदर्भ जो स्वतंत्र राज्य था, जो विदर्भ राज्य था, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया था और यज्ञसेन इस राज्य का शासक था। यज्ञसेन पुष्यमित्र का स्वाभाविक शत्रु था। अब आता है कि वो शत्रु क्यों था? क्योंकि वह मौर्य सम्राट बृहदत्त के मंत्री का बहनोई था और पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या कर उसके मंत्री को कारागार में डाल दिया। तो निश्चित अब दोनों में शत्रुता होना स्वाभाविक था। तो अग्निमित्र जो विदिशा का उपराजा भी था, ठीक है, वह माधव सेन का मित्र था और माधव सेन क्या था? माधव सेन राजा यज्ञसेन का चचेरा भाई था और उन दोनों के बीच में संबंध सही नहीं थे, ठीक है। तो इस प्रकार उनके स्वाभाविक दुश्मनी पहले से ही थी। मालविकाग्नि मित्रम के अनुसार माधव सेन को विदिशा जाते समय यज्ञ के अंतपाल ने बंदी बना लिया। अग्नि मित्र ने, उसकी बहन भी थी, उन दोनों को बंदी उसने बना लिया। अग्निमित्र ने माधव सेन को मुक्त कराने के लिए संदेश भेजा, परंतु जो यज्ञसेन था उसने क्या शर्त रखी कि कारागार में जो बंद मौर्य मंत्री है उसको छोड़ दिया जाए। इस पर अग्निसेन भड़क गया और अग्निमित्र अपने सेनापति वीरसेन ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। इसमें यज्ञसेन पराजित हुआ और विदर्भ राज्य का एक भाग माधव सेन को तथा एक भाग किसको दे दिया गया? यज्ञसेन को। तो विदर्भ का जो भाग था वो दो भागों में बट गया। एक भाग माधव सेन को दिया गया था और एक भाग यज्ञसेन को दिया गया। तथा दूसरा भाग यज्ञसेन को या यज्ञदत्त, ठीक है, किसी उनको दिया। ठीक है। तो अब दोनों ने ही पुष्यमित्र की अधीनता को स्वीकार कर लिया और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पुष्यमित्र शुंग का प्रभुत्व दक्षिण भारत में भी स्थापित हो गया। तीसरी उपलब्धि है यवन आक्रमण। यह पुष्यमित्र के शासनकाल की दूसरी प्रमुख घटना मानी जाती है, यवन आक्रमण। उसके शासनकाल में यवनों ने आक्रमण किया था और इसकी पुष्टि में किससे होती है? पतंजलि के महावास्य, गार्गी संहिता तथा मालविकाग्नि मित्रम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। पतंजलि के महावास्य में उल्लेख किया गया था, जैसे यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया, यवनों ने माध्यमिका पर आक्रमण किया, माध्यमिका यानी कि चित्तौड़, नागरी चित्तौड़, उस पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता में यवनों के साकेत, मथुरा, पांचाल व पाटलिपुत्र पर आक्रमण के उल्लेख मिलते हैं। पुष्यमित्र में मालविकाग्नि मित्रम से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र और यवनों के मध्य संघर्ष हुआ था। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसमें बताया है कि संघर्ष का कारण क्या था कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को यवनों द्वारा पकड़ना था। इन प्रमाणों से हमें भारत पर यवनों के आक्रमण होने और उनकी पराजय के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है कि किसी भी में यवन आक्रांता का उल्लेख नहीं मिलता कि उस समय कौन था यवन शासक।
इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ मानते हैं कि यवन शासक कौन था? मीनांडर। ठीक है, इसको मानते हैं रैपसन, स्मिथ आदि ये मानते हैं कि मीनांडर था। भंडारकर, चौधरी आदि मानते हैं, और जो भंडारकर, चौधरी जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि यवन शासक कौन था? डेमेट्रियस। ठीक है, ये दो अलग अलग माने जाते हैं, एक मीनांडर मानते हैं, एक डेमेट्रियस मानते हैं। लेकिन अधिकतर ये मानते हैं कि डेमेट्रियस था। लेकिन प्रोफेसर नगेंद्रनाथ घोष ने उन्होंने कुछ विद्वान की पुरानी मान्यता को स्थापित करते कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समय 2 बार यवन आक्रमण हुए। पहला जो आक्रमण हुआ था वो मीनांडर के नेतृत्व में हुआ, उसको पराजित होना पड़ा, और दूसरी बार जो आक्रमण हुआ वो डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ। तो इस प्रकार वो दोनों आक्रमण के बारे में बात करते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, लेकिन ये पक्का है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था और उन्हें पुष्यमित्र से पराजित होना पड़ा था। तो यवनों पर विजय पुष्यमित्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, और इस उपलब्धि के बाद उसने, यानी कि यवनों को पराजित करने के बाद उसने फिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसके बारे में, अश्वमेध यज्ञ कब किया उसके बारे में मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।